Hello guys, welcome to my channel AI Math Zone. Myself अमीनुल इस्लाम फिर से प्रोबेबिलिटी के साथ। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। सो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या बोलता है? सो इसके बारे में चलो कुछ पढ़ लेते हैं। सो बिफोर गोइंग टू द मेन डिस्कशन, लेट्स एन एग्जांपल. Suppose E and F, let E and F are two events associated with a sample space S. Now the event E intersection F denotes the event. This is the event which denotes the simultaneous occurrence of E and F. मतलब यहाँ पर जो इवेंट है E इंटरसेक्शन F, ये क्या मीन करता है? ये मीन करता है that both the event E and F has occurred. यहाँ पर दोनों इवेंट एक साथ ऑकर किया है, इसी को E इंटरसेक्शन F से डिनोट किया जाता है। अब इसको हम निकालेंगे कैसे? What will be the probability of E intersection F? इसी के बारे में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बताता है कि इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। ये सारे चीज जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी सेज। तो चलो देख लेते हैं क्या बोलता है। यू कैन सी हियर द स्टेटमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. You can take screenshot also. So the theorem says that let E and F are two events associated with the same random experiment. Then probability of E intersection F is equals to probability of E into probability of F by E equals to probability of F into probability of E by F. यहाँ पर जब तुम E इंटरसेक्शन F का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तब तुम दो तरीके से निकाल सकते हो। चाहे तो यह प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E इससे निकाल सकते हो, या फिर तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F इससे निकाल सकते हो। कोई भी यूज कर सकते हो। एंड दिस इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोवाइडेड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए इसके बारे में मैं बाद में बात कर रहा हूं, जब प्रूफ करता हूं तब बात कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पर देखो कि यहाँ पर दोनों प्रोबेबिलिटी है, एक तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E और एक यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है और इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं। राइट, सी हियर वी आर ट्राइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F in terms of the multiplication of two probability. That's why this theorem is called multiplication theorem. अब चलो इसके प्रूफ देख लेते हैं, क्यों हम इसको विश्वास करें। तो चलो प्रूफ देख लेते हैं। So what is the proof? Proof is this one. We know from the conditional probability that probability of E by F is equals to कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हम इसको क्या लिख सकते हैं? द प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। यहाँ पर बाई बोलकर जो लिखा रहता है उसी को हम डिवाइड करते हैं, उसी के प्रोबेबिलिटी को। राइट, नाउ इफ वी मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर विद दिस न्यूमरेटर, देन व्हाट विल गेट? प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F is equals to probability of F into probability of E by F. Number one. See here, the second one is done. और एक बात, इसी को अगर हम रिवर्स कर लें, again probability of F by E. What does it say? So according to the definition of conditional probability, you can write
probability of F by E is equals to probability of F intersection E by probability of E. This implies that probability of F intersection E is equals to probability of E into probability of F by E. This one, F by E, implies that. Now, can you tell me, is there any difference between F intersection E and E intersection F? ये दोनों के बीच क्या कोई डिफरेंस है? E intersection F और F intersection E? नहीं. These two are same. So you can write here E intersection F. So implies that probability of E intersection F is equals to probability of E into probability of F by E. F by E. So from this one and this one, we can write here probability of E intersection F. This equals to probability of E into probability of F by E. F by E is equals to probability of F into probability of E by F. So this is the proof. Okay. So you can take the screenshot. Now let's see the alternative proof. उसका और भी एक प्रूफ है, इस तरीके से भी तुम प्रूफ कर सकते हो. चलो एक प्रूफ देख लेते हैं. मान लो कि ये सैंपल स्पेस है पूरा और यहाँ पर दो इवेंट E है, उसका कार्डिनलिटी नंबर, दैट मीन्स E का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज स्मॉल m1. यहाँ पर F दूसरा एक इवेंट है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज m2. E इंटरसेक्शन F इसका कार्डिनलिटी नंबर है स्मॉल m और टोटल जो सैंपल स्पेस है इसका कार्डिनलिटी नंबर है स्मॉल n. अब चलो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहां से कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं. नाउ सी हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सो यू कैन सी हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ E का प्रोबेबिलिटी कितना है? E का प्रोबेबिलिटी कार्डिनलिटी नंबर ऑफ E हाउ मच? m1, स्मॉल m1 और टोटल सैंपल स्पेस का टोटल कितना है एलिमेंट्स? n. सो दिस विल बी m1 by n. F का कितना होगा? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल्स टू, आई एम सॉरी, दिस इक्वल्स टू F का कितना है? m2. सो दिस विल बी m2 by n. कार्डिनलिटी नंबर ऑफ E intersection F is small m. So probability of E intersection F, this equals to m by n. Right? Now we are trying to find the multiplication theorem. Right? Now see here. Now you can write here this equals to, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं? This equals to m1 by n into m by m1. Now see here m1 by n. So m1 by n, probability of E. So you can write here in place of m1 by n probability of E. Right? Now m by m1 ये चीज क्या है? Now see here, from the conditional probability we know that probability of E by F, what does it say? Probability of E by F, this equals to probability of E intersection F divided by probability of F, this one. So this equals to,
यहाँ पर E इंटरसेक्शन F का कार्डिनलिटी नंबर कितना है, m. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना होगा, m by n. सो दिस विल बी m by n डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F. प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना होता है, m2. सो m2 by n. सो दिस विल बी अल्टीमेटली m2 by n, right? So this equals to n cancel, m by m2. Similarly, you can find that probability of F by E. This equals to probability of E intersection F divided by probability of E. So this equals to m by n divided by probability of E. That means probability of E intersection F कितना होता है, m by n, और probability of E कितना होता है, E का coordinate number m1. So m1 by n. So m1 by n. n cancel. This will be exactly m by m1. So यहाँ पर जो m by m1 मिला, so this is ultimately nothing but this one, probability of E by F. So in place of m by m1 you can write here probability of E by F. So this into probability of E by F, which was the first one of मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फर्स्ट वन यही था. सो दिस इक्वल्स टू, यू कैन राइट हियर m by m2 into m2 by n. सो दिस इक्वल्स टू m by m2. यहाँ पर जो मिलता है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F. दिस वन. इससे पहले वाला जो प्रूफ जब कर रहा था, इस पहले पार्ट वहीं पर मैंने किया था, m by m2 इज इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F. यही मिलेगा, तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ. सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F, दिस इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F. सो दिस इक्वल्स टू इंटरसेक्शन F में कितना है, m एलिमेंट. सो m by n डिवाइडेड बाय F में कितना है, m2. सो m2 by n, n cancel. This will be ultimately m by m2, right? So m by m2 is probability of E by F, right? And m2 by n, m2 cardinality number of F, right? So this will be into probability of F. So you can write here probability of F into probability of E by F. So this is the proof. So मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को तुम ये दो तरीके से प्रूफ कर सकते हो, या तो पहले वाला मैंने जो ऑलरेडी किया है और अभी जो किया, जो भी तुमको पसंद है वही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं. चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. सो हियर इज द एग्जाम्पल. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ I think you are completed. Okay, now see here. 2 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards without replacement. रिप्लेसमेंट नहीं करके 52 कार्ड्स के अंदर दोनों कार्ड को उठाया जा रहा है साइमल्टेनियसली. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक कार्ड्स. अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितना होगा दोनों कार्ड ब्लैक होने का, right? So let's take two events. Let E be the event that the first card is black, and F be the event that
the second card is black. Now see here, we are considering two events. Event E, what does it say? That the first card is black, and event F is second card is black. So the required probability is nothing but the probability of E intersection F, right? अब E intersection F का जब भी हम probability निकालते हैं तब multiplication theorem यूज करेंगे. Then probability of E कितना होता है? Probability of E, that means first card is black. तो पहला वाला जो कार्ड रहता है वो ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? जब पहला कार्ड हम ड्रॉ करते हैं तब वहां पर जो पैकेट या फिर डेक रहता है उसके अंदर 52 कार्ड्स ही रहता है, और आउट ऑफ 52 कार्ड्स वी आर ट्राइंग टू गेट ए ब्लैक कार्ड. तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? टोटल ब्लैक कार्ड कितना रहता है? 26. और 26 के अंदर हम एक ब्लैक कार्ड लेना चाहते हैं. अब टोटल कार्ड कितना होता है? 52. So what will be the probability of this one? So probability of E is equals to exactly half. So this equals to 26 divided by 52. So this equals to half. Now next, probability of E by F. What does it mean? It means probability of E under the condition F. That means you have to find the probability, just find it, probability of F by E. It will be probability of F by E. That means we are trying to find the probability of F under the condition that E has already occurred. E already occurred किया है, और उसी कंडीशन के मुताबिक हम लोगों का F का प्रोबेबिलिटी निकालना है. सो E ऑलरेडी ऑकर्ड, इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट कार्ड जो मैंने ड्रॉ किया है वो ब्लैक कार्ड मैंने ड्रॉ किया है, राइट? सो आउट ऑफ 52 कार्ड्स, इफ यू ड्रॉ वन कार्ड, देन हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन द पैकेट? 51 कार्ड, राइट? और जो कार्ड मैंने वहां से ड्रॉ किया है वो ब्लैक कार्ड. सो एक ब्लैक कार्ड भी वहां से कम हो गया. सो अगर वहां से एक ब्लैक कार्ड कम हो गया तो ब्लैक कार्ड कितना रहता है? 26. अब कितना होगा? 25, राइट? सो प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अंडर ई, दिस इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 51. वी नो दैट फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से क्या जानते हैं हम? From multiplication theorem, therefore from multiplication theorem, probability of E intersection F, this equals to E intersection F का मतलब क्या होता है? Both E and F have occurred. दोनों एक साथ ऑकर किया है, वही तो यहाँ पर मांग रहा है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक? सो जब दोनों इवेंट एक साथ ऑकर करेगा तभी तो हम दो ब्लैक मिल सकता है हम लोगों को, और इसीलिए इसको मैंने इंटरसेक्शन लिया, राइट? सो दिस इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E. सो दिस इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना है यहाँ पर? हाफ. सो दिस इज हाफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E कितना है? 25 डिवाइडेड बाई 51. सो दिस इक्वल्स टू अल्टीमेटली 25 बाई 102. सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. ओके, सो अब हम लोग एक्सटेंडेड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले वाला जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मैंने बोला वहां पर दोनों इवेंट को मैंने कंसीडर किया था. अब अगर दोनों इवेंट से ज्यादा इवेंट्स आ गया तब हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को कैसे लिखेंगे, अब इसी के बारे में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे. तो चलो देख लेते हैं. सपोज
there are three events. These three events are E1, E2 and E3, right? Then what is the multiplication theorem for these three events? So from the multiplication theorem you can write here probability of E1 intersection E2 intersection E3 is equals to probability of E intersection E3, where E1 intersection E2 is equals to E। हम लोग यहाँ पर पहले वाला दोनों को एक इवेंट कंसिडर कर लिया E, और उसके साथ थर्ड वन को इंटरसेक्शन ले लिया, तब ये हो गया। अब यहाँ पर दोनों में चला आया, और पहले वाला जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम था वहीं से हम इसको लिख सकते हैं। सो दिस इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E, राइट, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 by E, right, this one. So this equals to probability of E1 intersection E2 into probability of E3 by E1 intersection E2, right? So this equals to, यहाँ पर फिर से हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। So from the multiplication theorem you can write here probability of E1 into probability of E2 by E1, और यहाँ पर थर्ड वन पहले से ही था, E3 by E1 intersection E2. So this is the multiplication theorem for three events. अब तुम लोग पूछ सकते हो क्या ये जो थ्योरम है इसको किसी भी नंबर के लिए हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं? आंसर इज यस, यू कैन एक्सटेंड दिस थ्योरम फॉर एनी फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स। यहाँ पर n नंबर ऑफ इवेंट्स ले लिया, n क्या है? n कोई भी नंबर हो सकता है। So now see here, for n number of events the multiplication theorem is probability of E1 intersection E2 intersection dot 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 up to intersection En. This equals to probability of E1. Just remember the for three events के लिए वो क्या था? Probability of E1 intersection E2 intersection E3. So this equals to probability of E1 into probability of E2 by E1 into probability of E3 divided by E1 intersection E2। यही था ना थ्री इवेंट्स के लिए। अब देखो यहाँ पर एक सिमिलरिटी है, इसको याद कैसे करोगे उसका फॉर्मूला बताता हूं। यहाँ पर पहले वाला क्या लिया था? दिस इज द फर्स्ट इवेंट E1, यहीं पर भी E1 ही लिखा था, और उसके साथ मैंने और कुछ नहीं लिखा था क्योंकि E1 के पहले कुछ है, कुछ इवेंट है नहीं। E1 इज द फर्स्ट इवेंट। नाउ सी है सेकेंड इवेंट क्या है? E2, लेकिन उससे पहले क्या है? E1। सो P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो इवेंट लिया उससे पहले जितने सारे इवेंट्स है उसको बाई बोलकर लिखना है। सो E2 बाई E1, E2 के पहले कितना था? एक इवेंट था। सी है थर्ड वन, सो E3 मैंने लिख दिया, बाई बोलकर उससे पहले वाले को लिखना है। सो E3 से पहले कितना है? E1 इंटरसेक्शन E2, सो वही मैंने यहाँ पर लिख डाला। सो ऐसा करके ही इसको हम कोई भी नंबर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जब n नंबर ऑफ इवेंट्स है तब हम लिखेंगे कैसे? नेक्स्ट वन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई एग्जैक्टली E1 into probability of E3 by E1 intersection E2 into dot 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 dot. I'm writing the last one. So probability of En by, so En के पहले कितने सारे हैं? E1 से लेके En-1 तक। So E1 intersection
E2 intersection dot 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 up to intersection En minus 1. So this is the multiplication theorem for n number of events. n number of events के लिए multiplication theorem this one, और 3 number of events के लिए multiplication theorem is this one. पहले वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया था वही एग्जाम्पल को फिर से मैं कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन इवेंट और एक बढ़ा देता हूँ, राइट. सो व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? वहां पर एक्सपेरिमेंट किया था ड्रॉइंग ए कार्ड, ड्रॉइंग 2 cards. नाउ वी आर ड्रॉइंग 3 cards विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 cards. वहां पर दोनों कार्ड को निकाला था, अब सिर्फ 3 कार्ड निकाल रहा हूं, राइट. और we are trying to find what is the probability, what is the probability that the 3 cards are black. तीनों कार्ड ड्रॉ करेंगे 1 by 1 सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, और तीनों कार्ड ही ब्लैक होगा, उसका प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है. तो चलो देखो, लेट्स कंसीडर E1 बी द इवेंट, फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, E2 is the second card is black, and E3 is the event that the third card is black, right. ये है हमारा consideration. E1 is the event that the first card is black, E2 is the event that the second card is black, and E3 is the event that the third card is black, right. Now see here, what is the probability of E1? So probability of E1, that means first card is black. So कितना रहता है black card? 26. So probability is 26 divided by 52. That means half. Next, probability of E2 by E1. What does it mean? इसका मतलब है E1 already occurred, और ये कंडीशन के मुताबिक हमको E2 का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. सो E1 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, इसका मतलब क्या होता है? द फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक. पहले वाला जो कार्ड मैंने ड्रॉ किया था वो ब्लैक कार्ड निकाला गया है. ओके, नाउ अगर ब्लैक कार्ड एक मैंने उठा लिया तो कितना ब्लैक कार्ड्स हैं? 25, और टोटल कार्ड कितना है? 51. सो दिस विल बी 25 divided by 51. Now see here, probability of E3 by E1 intersection E2. What does it mean? इसका मतलब है the probability of getting a black card in the third draw when it is given that the first 2 cards were black. पहले वाला जो दोनों कार्ड मैंने ड्रॉ किया था वो दोनों कार्ड ही ब्लैक था, और इस कंडीशन के अंडर में तुमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है E3 का, दैट मीन्स गेटिंग ए ब्लैक कार्ड. तो पहले वाला दोनों ड्रॉ में अगर मैंने दोनों ब्लैक कार्ड ड्रॉ कर लिया तो वहां पर कितना ब्लैक कार्ड रहेगा? आउट ऑफ 26 2 cards are drawn, that means remaining cards are 24, and the remaining total cards 52 से दोनों कार्ड निकाल लिया, so 50. That means 24 by 50. That means 24 by 50. So the required probability is, अब required probability क्या है? तीनों कार्ड ब्लैक होना चाहिए. That means एक साथ अगर E1 भी ऑकर कर रहा है, E2 भी ऑकर कर रहा है, E3 भी ऑकर कर रहा है, तब हम लोग को ये जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सकता है. दैट मीन्स इफ ऑल द 3 इवेंट्स ऑकर at the same time,
then we will get the required probability. Okay, and that one is exactly E1 intersection E2 intersection E3, right? So this equals to एक्सटेंडेड थ्योरम में मैंने क्या लिखा था 3 इवेंट्स के लिए. सो दिस इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of E2 by E1 into probability of E3 by E1 intersection E2. E1 intersection E2, right? Third one is probability of E3 divided by E1 intersection E2. So this equals to probability of E1 half into probability of E2 by E1 25 by 51 into probability of E3 by E1 intersection E2 24 divided by 50. So this is the required probability, which one can be found using multiplication theorem. In fact, extended multiplication theorem. ऐसे ही और भी अगर ज़्यादा इवेंट्स है और सब इवेंट्स को एक साथ मिलना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी अगर पूछा जाए तो तुम एक्सटेंडेड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज कर सकते हो. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स. सो यू कैन टेक screenshot of this example. This is actually example. We will learn this topic using this example. Okay, so see here, let us consider the random experiment of drawing a card from a well shuffled pack of 52 cards. E and F are the events. The card is an spade card and the card is an S card. The card is an S card respectively. So E is the event that the card is an spade card and F be the event that the card is a S card, right? And we will learn when these two events will be independent and when they will be dependent, right? Now see here, what is the probability of E? E का probability कितना होता है? So probability of E, this equals to probability of E means out of 52 cards, one card is drawn and the card will be a spade card, right? So how many spade cards are there in a packet? 13 cards exactly. So 13 cards and total number of cards are 52. So this will be 13 by 52. That means 1/4. This one. Next is probability of F. Probability of F कितना होता है? Probability of F, this equals to, see here, the card is an S card. So कार्ड S कार्ड कितना होता है? 4 कार्ड होता है. So 4 divided by 52, that means 1 by 13. This one, right? And probability of E intersection F, this one. So this equals to probability of E intersection F. That means यहाँ पर जो दोनों इवेंट्स दिया हुआ है दोनों एक ही साथ होना चाहिए. That means वो कार्ड एक एस कार्ड भी होगा और वो एक स्पेड कार्ड भी होगा. सो स्पेड का एस कार्ड कितना रहता है? Only one card is there, right? So this will be 1 by 52 exactly. Now see here, probability of E by F. So we are trying to find the probability of E by F. So probability of E by F. E by F
is equals to, what does it mean? From the conditional probability, you know that this equals to probability of E intersection F divided by probability of F. And see here, यहाँ पर एक कंडीशन रहता है, probability of F is not equals to 0 and probability of F is equals to 1 by 13. That's why you can write this. So this equals to, this value is known to us, this is actually 1 by 52. So 1 by 52 divided by probability of F, that means 1 by 13. So इसके डिनोमिनेटर में 1 by 13 होता है, so वो रिवर्स होकर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है. So 13 by 1. So this equals to 4 13s are 52, right? So 1 by 4. And this value is exactly equal to the probability of E. यहाँ पर जो वैल्यू मिला वो है E का प्रोबेबिलिटी का इक्वल. That means you can write here this equals to probability of E, and this is the definition of independent events. यहाँ पर देखो F का अंडर में, under the condition F we are trying to find the probability of E, लेकिन यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी मिला वो ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ऑफ E का ही निकला है. दैट मीन्स यहाँ पर F ऑलरेडी ऑकर किया है कि नहीं किया है, F कंडीशन के अंडर में हम लोग F का E का प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि नहीं, वो डिपेंड नहीं करता है. दैट मीन्स द ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E is exactly same as the conditional probability of E when it is given that F has already occurred. सही बात में या सीधा बात में अगर बोलूं तो यहाँ पर F के ऊपर E डिपेंड नहीं करता है. E does not depend on F and that's why E is independent of F. Similarly, F is also independent of E. Right? So let's learn the definition. What is the definition? Next is the definition of independent events. So this is the definition. You can take a screenshot also. Now see here, two events E and F are said to be independent events if probability of E by F, that means conditional probability of E is exactly the probability of E, provided that probability of F is not equals to 0. यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है probability of F is not equals to 0, ये क्यों दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने यूज किया, और यहाँ पर जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तब डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F एक टर्म आता है, उसको नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि वो अगर 0 हो गया तो वो टर्म टोटली अनडिफाइंड हो जाएगा. इसीलिए सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ F by E is equals to probability of F, provided that probability of E is not equals to 0. और भी एक डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट इवेंट का, और भी एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन है, और वही डेफिनेशन अब मैं बताना चाहता हूँ. अल्टरनेटिव डेफिनेशन, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का अल्टरनेटिव डेफिनेशन. So let E and F are two events associated with the same random experiment, then E and F are said to be independent if probability of E intersection F is equals to probability of E into probability of F. यहाँ पर दोनों इंटरसेक्शन से जुड़ा हुआ था और यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट हो गया, अलग अलग हो गया. राइट? सो ये डेफिनेशन कहाँ से मिला, क्यों हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्यों हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में हम एक लॉजिक देंगे, बस डन. नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके बाद. सो सी हियर, फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्यों हम इसको लिख सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी कैन राइट दिस वन एज अल्टरनेटिव डेफिनेशन. अल्टरनेटिव डेफिनेशन के रूप में हम लोग इसको क्यों लिख सकते हैं, इसका लॉजिक यही है. फ्रॉम द definition of multiplication theorem, so multiplication theorem से हम लोग क्या लिख सकते हैं, probability of E
intersection F. This one is equals to probability of E into probability of F by E, right? This one. अब अगर probability of E into probability of F, and this is the reason for which we can write this alternative definition. Students लोग बहुत सारे टाइम्स कंफ्यूज होता है दो टर्म के बीच, एक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स और एक है एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये दोनों के बीच कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं। सिंपल एक बात याद रखो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो प्रोबेबिलिटी का रूप में डेफिनेशन दिया हुआ है। सी हियर, दोनों इवेंट ई और एफ को हम लोग इंडिपेंडेंट बोलेंगे अगर उसका प्रोबेबिलिटी को हम लोग अलग अलग से लिख सकते हैं। जस्ट सी दिस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ पर जुड़ा हुआ था, इसको हम अलग करके लिख दिया। यहाँ पर ए हो गया इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दोनों इवेंट को हम लोग एक्सक्लूसिव तभी बोलते हैं जब वो दोनों इवेंट के अंदर कोई भी एक कॉमन एलिमेंट नहीं रहता है। दैट मीन्स इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू events, then we will say that these two events are mutually exclusive. So exclusive events दोनों events के बारे में बताता है। वहां पर जो कंडीशन है E इंटरसेक्शन F, that means वहां पर सेट के रूप में लिखा हुआ है। If the intersection of these two sets E and F is null set, then these two events are mutually एक्सक्लूसिव। यहां पर जो दिया हुआ है डेफिनेशन ये सेट के जैसे नहीं दिया हुआ है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स यूजिंग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को यहां पर यूज किया है, सेट को नहीं। सी हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इफ दिस कंडीशन होल्ड्स, then only we can say that E and F are independent events. So there is no confusion. अब दोनों इवेंट को डिपेंडेंट कब बोलेंगे? Two events E and F are said to be dependent events if probability of E intersection F is not equal to probability of E into probability of F. ये अगर इक्वल टू हो जाता है तब वो इंडिपेंडेंट होता है, और जब ये नॉट इक्वल्स टू होता है तब ये डिपेंडेंट हो जाता है। ये तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सका, इसको तो हम अलग से नहीं लिख सका, इसीलिए ये डिपेंडेंट है, और जिसको हम लिख सकते हैं वही हो जाएगा इंडिपेंडेंट। अब चलो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो टू इवेंट्स E and F are said to be mutually independent if they are independent. जब दो इवेंट्स है उस वक्त म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं रहता है। लेकिन अगर वहां पर तीन इवेंट्स रहता है, इफ देयर आर थ्री इवेंट्स, देन द कंडीशन विल बी डिफरेंट। तब कंडीशन अलग होता है। तब क्या होता है? सो थ्री इवेंट्स E1, E2 and E3 are said to be mutually independent. Mutually independent. म्यूचुअली इंडिपेंडेंट ये तीनों इवेंट के हम तभी बोल सकते हैं जब when number 1 probability of E1 intersection E2, this equals to probability of E1 into probability of E2. Number 2 probability of E2 intersection E3,
So this equals to probability of E2 into probability of E3. Number 3, probability of E1 intersection E3. This equals to probability of E1 into probability of E3. And number 4, probability of E1 intersection E2 intersection E3. This equals to probability of E1 into probability of E2 into probability of E3. राइट? सो जब दो इवेंट रहता है तब इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट ये दोनों के अंदर में कोई फर्क नहीं रहता है, लेकिन अगर वहां पर 3 इवेंट आ गया, इफ देयर आर 3 इवेंट्स, E2 E3 will be mutually independent if these 4 properties hold. यहाँ पर जो चारों प्रॉपर्टीज है, ये चारों प्रॉपर्टीज अगर एक साथ होल्ड करता है तभी वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होता है। और यहाँ पर जो चारों प्रॉपर्टीज है, ये चारों प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी अगर वायलेट कर गया, देन these 3 events will not be mutually independent. Okay, so these are the condition. So thank you guys, आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ये जो सारे मैंने चीज पढ़ाया, ये रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड माय वीडियो। इफ सो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट इट। थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।